छात्रों, आपके लिए वीडियो के क्रम में आज एक नई वीडियो के साथ, जो पिछली वीडियो के क्रम में ही है। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए अल्कोहल की शुरुआत की थी और जो कि बीएससी पार्ट 2 में डायरेक्ट कोर्स में स्टार्टेड है, और ऐसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो सभी केमिस्ट्री में इसका योगदान है। तो पिछली वीडियो में हमने अल्कोहल क्या है, उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं और उसकी 2 प्रिपरेशन की भी चर्चा की थी, नाम लिखना भी आपको बताया था। आज मैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप उसको समझने का प्रयास करिए और आशीर्वाद के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो को। कि सॉल्बिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर, जनरली क्या है कि जो अल्कोहल यूज में आता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, आप देखते हैं कि वाटर में वो घुल जाता है। तो क्या सारे के सारे अल्कोहल वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, एक चीज़, और क्या सॉल्बिलिटी सबकी समान है, ये हमको समझना है। आप इस फिनोमेना को देखिए तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। आप इस थियरी को जानते हैं कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, हमने बार बार आपको कई वीडियोस में बताया है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक का मतलब कि पोलर चीज़ पोलर में डिज़ोल्व होगी और नॉन पोलर चीज़ नॉन पोलर में डिज़ोल्व होगी। वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। पोलरिटी कहाँ से डिसाइड होगी? हमने आपको बताया है पहले भी कि डाइपोल मोमेंट अगर उसका 0 नहीं आता है तो निश्चित रूप से वो पोलर है, और H2O का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आता है, ये पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर चीज़ है तो पोलर चीज़ इसमें डिज़ोल्व होगी। लेकिन अल्कोहल में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अल्कोहल में 2 पार्ट हैं, एक तो R है और दूसरा क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप OH है। OH में आप देखें कि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और H पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कि जो OH पार्ट है वो कैसा है? पोलर है। और R क्या है? R में 2 ही चीज़ है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होने के कारण R किस कैटेगरी में है? हमारा नॉन पोलर में। तो जो ही आप वाटर में इस अल्कोहल को डालेंगे तो ही 2 फोर्सेस एक साथ काम करेंगे। OH चाहेगा कि हम वाटर में डिज़ोल्व हों क्योंकि ये पोलर है, पोलर चाहेगा कि पोलर में डिज़ोल्व हों, लेकिन R जो है, जो नॉन पोलर जिसका नेचर है, वो अपोज करेगा क्योंकि नॉन पोलर चीज़ तो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होगी। तो R चाहेगा कि हम वाटर में डिज़ोल्व ना हो। तो 2 विपरीत फोर्सेस एक साथ चल रहे हैं। अब सवाल है कि जिसकी जितनी ज़्यादा चलेगी प्रॉपर्टी उतनी अच्छी वही आएगी। तो शुरू के जो हमारे पास अल्कोहल हैं कि जो मीथेनॉल है या इथेनॉल है, इनमें अगर आप धीरे धीरे R की साइज बढ़ाते जाएं तो देखेंगे कि क्या हो रहा है। कंपाउंड का पोलर कैरेक्टर जो है कि तुलना में नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। आप देखिए जैसे CH3OH है तो ये मीथेनॉल है, फिर R की साइज बढ़ गई है, CH3 है, CH2 है, OH है, ये इथेनॉल है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो प्रोपेनॉल है, CH3, CH2, CH2, प्रोपेनॉल है। फिर अगर हम इन जनरल इसको नीचे की तरफ लाएं, ये CH3 है, CH2N है और फिर CH2OH है। कहने का मतलब कि जो ये R का कैरेक्टर है, R की साइज जो है वो धीरे 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 क्या हो रही है? बढ़ रही है। मीन्स कि ऊपर से नीचे ज्यों ज्यों हम हैवियर अल्कोहल की तरफ आ रहे हैं, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, डेकेनॉल, इस तरह से आएंगे तो आप देखेंगे आगे चल के सॉल्बिलिटी इतनी कम हो जाएगी वाटर में कि नीचे के जो बहुत हैवी अल्कोहल हैं दे आर नॉट सॉल्युबल, प्रैक्टिकली दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब कि सारे अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल नो। तो हमारा अगर कंपेरेटिवली पूछे कि भाई मिथेनॉल इथेनॉल में कौन ज़्यादा सॉल्युबल है तो ठीक है,
इसका आर छोटा होने के कारण ये ज़्यादा सॉल्युबल है, ये उसकी तुलना में कम सॉल्युबल है, ये उससे कम सॉल्युबल है, वो उससे कम सॉल्युबल। इसका मतलब कि ऊपर से नीचे ज्यों-ज्यों आएंगे, बाई इंक्रीजिंग द साइज ऑफ आर, बाई इंक्रीजिंग the size of R in alcohol, solubility in water decreases. Solubility in water decreases due to what? Due to increasing non-polar character, non-polar कैरेक्टर, या दूसरे शब्दों में कि नॉन पोलर कैरेक्टर प्रीडोमिनेट करता चला जाएगा और वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। इसलिए हमने इसको लिख दिया है कि बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ आर इन अल्कोहल्स, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इंक्रीजिंग नॉन पोलर कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, ओवरऑल अल्कोहल। तो ये हो गई सॉल्युबिलिटी की बात। दूसरी प्रॉपर्टी की हम तुलना कर रहे हैं आपके साथ कि अल्कोहल के साथ जब हम उसी से सिमिलर या सेम मॉलिक्यूलर वेट के जो लोग हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, उनकी भी हम तुलना एक बार तो कर चुके हैं लेकिन फिर से यहाँ कर रहे हैं। एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि अगर आप अल्कोहल लें, सपोज कि ईथर लें और अल्कोहल लें जिनका कि मॉलिक्यूलर वेट सेम है, हमारे पास डाई मिथाइल ईथर है और दूसरा कंपाउंड है CH3CH2OH, ये दोनों का ही मॉलिक्यूलर वेट सेम है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी C2H6O यहाँ पर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने का मतलब मॉलिक्यूलर वेट इज द सेम। सेम मॉलिक्यूलर वेट हो या सिमिलर, सिमिलर मीन्स कि एकदम आसपास हो, तो दोनों में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। कोई भी कंपैरिजन हम ऐसा नहीं करते हैं कि जिसमें जमीन आसमान का अंतर हो, ऐसा नहीं करते हैं, हम सिमिलर या सेम में करते हैं। तब आप देखेंगे कि जो अल्कोहल है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का ईथर से लॉट ऑफ डिफरेंस, काफ़ी अंतर है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ अटैच्ड है? O के साथ अटैच्ड है, और ईथर में ये कंडीशन नहीं है। ईथर में ये हाइड्रोजन इस कार्बन साथ अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन इसके साथ नहीं अटैच्ड है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है अगर आप खोल के देखें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ethanol will be much higher in comparison to this ether. Why? Because of this alcohol contains intermolecular hydrogen bonding and this does not contain intermolecular hydrogen bonding। इस कारण से फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होगा क्या? जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, ऐसा सोचते हैं। ऐसा जनरली हम सोचते हैं कि भाई यहाँ केवल कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो क्या इसके चलते इतना बड़ा अंतर होता है? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट द फैक्ट। कारण ये है कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसका रेंज है 100
किलो कैलोरी पर मोल। दिस इज द रेंज ऑफ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है किसकी है, कोवैलेंट की, कोवैलेंट बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ है, कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। और हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 1 to 5 किलो कैलोरीज पर मोल। ये है हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब आप बताइए कि मान लीजिए इसके पास 100 की स्ट्रेंथ है बॉन्ड की और इसकी 101 है या 102 है, तो क्या इसमें कोई इतना बड़ा अंतर है? भाई एक की तुलना में दो जो है वो तो दूना है। 1 रुपया आपके पास है, किसी के पास 2 रुपया है, तो ठीक है वो दूना अमीर आपसे है। लेकिन किसी के पास 1000 रुपया है और किसी के पास 1001 रुपया है, तो कोई डिफरेंस है इसमें? किसी के पास 1 करोड़ रुपया, आप कहिए उसके पास 8 आना और ज़्यादा है दूसरे वाले के पास, तो बहुत बड़ा अंतर है? नहीं, दैट इज नॉट द फैक्ट। इट मीन्स कि वो बॉन्ड जो है 1-2 का जो डिफरेंस, उसको तोड़ने में इतनी बड़ी ऊर्जा का अंतर नहीं आ रहा है। तो फिर अंतर क्यों इतना बड़ा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में आ रहा है? उसके पीछे रीजन दूसरा है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल से क्या करता है, जुड़ता जाता है, और मॉलिक्यूलर साइज क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और इस मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने के कारण क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आने लगता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमारे अल्कोहल में है, उसके चलते साइज क्या हो रही, मच लार्ज हो रही है। लेकिन ईथर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण जो मॉलिक्यूलर साइज है वहीं की वहीं है। ये हमारा ईथर है और ये हमारा अल्कोहल है। तो दिस इज द डिफरेंस कि ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग a large number of alcohol molecule will be associate and the size becomes much large, whereas in ether due to the lack of that hydrogen bonding the size will not increase. This is the fact, ये fact है, ये कारण है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ का इतना बड़ा कारण नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इतना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि जो इनका हाइड्रोजन बॉन्ड, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल बनाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आप एक एग्जांपल को देखें कि हमारे पास प्रोपेनॉल है, ये प्रोपेनॉल 1 है, और इसी के करीब करीब बराबर दूसरा अल्कोहल है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल मार्केट नेम है, ऐसे 1,2 इथेन डाइऑल है, और ये हमारा प्रोपेनॉल 1 है, प्रोपाइल अल्कोहल है। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम है, तब इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसकी तुलना में इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट करीब करीब डबल है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसी कारण से कि इसका एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए केवल एक OH ग्रुप है जिसके साथ ये बनाएगा आगे, और इसमें क्या 2-2 साइड्स मौजूद हैं। तो जितने हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनेंगे उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनेंगे, तो साइज क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। और आप देखेंगे प्रैक्टिकली, अगर आप डाटा देखें तो ऑलमोस्ट इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसकी तुलना में क्या है, ऑलमोस्ट डबल है। और यही चीज़ वाटर में सॉल्बिलिटी के साथ भी है,
कि वाटर में ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि वाटर के साथ ये ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ये वाटर के साथ क्या कर सकता है, इसकी तुलना में कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो ये रूल है कि वाटर के साथ जिसकी जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि आप बता सकते हैं कि हमारा जो डाइऑल है वो जो इन लोगों की तुलना में, जिनमें एक OH उसकी तुलना में ज़्यादा सॉल्युबल है। तो मैं समझता हूँ कि ये दो प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आई होगी। और अगर ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल से आप तुलना करेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, सपोज़ कि हमारे पास ये प्रोपेनॉल है और CH3 CH3N ब्यूटेन है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। मॉलिक्यूलर वेट करीब करीब बराबर है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पोर्शन सेम है, ये 16 और 1 17 है और यहाँ पे 12 3 15 है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट में केवल 2 का अंतर है। तो इस तरह के मॉलिक्यूलर वेट को सिमिलर बोलते हैं। तो इनमें भी, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? निश्चित रूप से इनका ज़्यादा होगा और इनका क्या होगा, कम होगा। और इनका तो नेचर ही पूरी तरह से नॉन पोलर है। तो ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, नहीं होंगे। ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, हाँ होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चनों में कहाँ सॉल्युबल होंगे, कहाँ नहीं होंगे, कहाँ मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, बिना एक्सपेरिमेंट में गए, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज यू आर एबल गिव टू आंसर। अगर मान लीजिए हम किसी नॉन केमिस्ट्री वाले आदमी से या किसी किसान से पूछें कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या ये वाटर में घुलेगा कि ये घुलेगा, तो हम बता सकता है कि सर मैं घोल के देखता हूँ, जो घुल जाएगा उसको बता दूंगा कि घुल गया है, और जो नहीं घुलेगा उसको हम बता देंगे कि नहीं घुला। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज यू आर एबल टू गिव द आंसर। बिना एक्सपेरिमेंट में गए, बिना एक्सपेरिमेंट किए ही आप ये बताने में सक्षम हैं कि ये वाटर में घुलेगा और ये वाटर में नहीं घुलेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, इसका कम आएगा। इन चीज़ों का आंसर आप बिना एक्सपेरिमेंट किए ही बता पा रहे हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द नॉलेज। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इससे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे और इसी क्रम में अगली वीडियो पुनः आएगी आपके लिए। थैंक यू।